दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी को शुरू होगी और उसके बाद 2 दिन उत्तर प्रदेश में रहेगी। उत्तर प्रदेश की जो यात्रा का रूट है वो आपकी स्क्रीन पर हमने शेयर किया है, वो आप देख लीजिए कि क्या यात्रा का रूट है। भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये भी है कि जो भी विपक्षी दल हैं उनको एकजुट किया जाए ताकि जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उसके खिलाफ एक किस्म का मंच दिखाया जा सके लोगों को, और ये लोगों को लगे कि हाँ 2024 में जो विकल्प के रूप में कांग्रेस या गैर भाजपाई दल एकजुट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये जो बात है वो सफल होती नहीं दिख रही है। ये यात्रा से है, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके कार्यालय में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की तरफ से ना तो उन्हें कोई इनविटेशन मिला है और ना ही वो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ है। इसे 2 कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र एक ही जैसे हैं, उनमें कोई बहुत फ़र्क नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो अखिलेश यादव के साथ नहीं है, मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी भी उनके साथ नहीं है, और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी भी उनके साथ नहीं है। तो जो 3 मुख्य विपक्षी दल हैं, लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो कांग्रेस के साथ यहाँ पर नहीं है। तो अगर इस पैमाने पर देखें कि भारत जोड़ो जो यात्रा थी वो विपक्षी दलों को नहीं जोड़ पा रही है, तो उत्तर प्रदेश उसका एक बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसकी बातचीत हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है, और उससे एक कदम और आगे भी बढ़ के उत्तर प्रदेश का महत्व ये है कि सोनिया गांधी यहाँ से सांसद हैं और राहुल गांधी भी 2019 के पहले अमेठी से सांसद थे। अब अगर उत्तर प्रदेश के महत्व को देखें, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि अभी प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो प्रांतीय यात्राएं निकली उनसे हमने पूरे उत्तर प्रदेश को एक संदेश दे दिया है और उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस के साथ हैं। अब ये जो प्रांतीय यात्राएं निकली थी इनमें कांग्रेस को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया और उसका कहना है कि जनता उनके साथ है। जनता उनके साथ है या नहीं ये तो जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश का विपक्ष भी कांग्रेस के साथ नहीं है, राहुल गांधी के साथ नहीं है, और एक तरीके से अगर ये देखा जाए कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई एक जो मंच है गैर भाजपाई वो उत्तर प्रदेश में बनता नज़र नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जो तीनों महत्वपूर्ण विपक्षी दल हैं उन सब का अपना अपना राग है और अपनी अपनी सोच है। अब हम बात करते हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच की, अगर आप उन दोनों के राजनीतिक जीवन की को देखें तो करीब करीब दोनों एक साथ ही राजनीतिक जीवन में सक्रिय होते हैं। 1985 से और 2001 तक नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे और अलग अलग तरीके से उन्होंने काम किया। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर 2001 से लेकर और 2014 तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं। एक तरीके से देखें तो इस 2001 के पहले नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा गुजरात में राजनीतिक बड़ा अनुभव नहीं था कि न तो वो किसी विधानसभा के सदस्य थे न लोकसभा के थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने 2001 में
गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया, उसके बाद से उनको गुजरात का एक विकास पुरुष देखा गया। पूरे देश में गुजरात का एक मॉडल चर्चा में आया और उन्होंने अपनी राजनीतिक न मजबूती का ही प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने दिखाया कि वो एक ऐसे नेता हैं जो गुजरात में उन्होंने एक चमत्कार किया। जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से फिर वहाँ पर नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री रहे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, जब उन्होंने भाजपा की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद से वो प्रधानमंत्री हैं और आज 2022 तक वो प्रधानमंत्री हैं। 2024 के चुनाव हैं, वहाँ तक प्रधानमंत्री हैं। इस तरीके से देखें तो पूरे 10 साल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपना जो है कैरियर संभाला और उसके पहले 2001 से 2014 तक करीब 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। तो 13 और 10 मतलब 23 साल वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रहे। राहुल गांधी की अगर बात करें तो 2004 में राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव अमेठी से लड़ा। 2004 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 से लेके और 2014 तक कांग्रेस की देश में सरकार रहती है। उस दौरान मतलब एक तरीके से देखा जाए कि जिस समय आपकी सरकार रहती है, आपके पास बहुत सारे ऐसे समय होता है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनके ज़रिए आपकी अपनी एक राजनीतिक पहचान बन सकती है। नरेंद्र मोदी जब 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं, तब उनके जो सामने एक चुनौती केंद्र सरकार की होती है। केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार होती है। गुजरात में दंगे होते हैं और गुजरात के दंगों को लेके कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर जिस तरीके के हमले किए, जिस तरीके से निशाना बनाया, तमाम सीबीआई जांच और दूसरी तमाम तरीके की जांचें हुई, वो सभी को पता है। और किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उस दौरान काम किया। एक तरीके से देखें तो केंद्र सरकार का अंकुश उनके ऊपर था। यहाँ तक अंकुश था कि अमेरिका का वीज़ा तक उनको नहीं मिला था। ऐसी तमाम परिस्थितियाँ थीं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी नरेंद्र मोदी ने न केवल गुजरात की सत्ता संभाले रखा, बल्कि 2014 में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने कांग्रेस की सत्ता पलट दी और खुद प्रधानमंत्री बन गए। एक नेता के तौर पे अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो उनके पास 10 साल उनकी सरकार थी, लेकिन उसके बाद भी वो अपना कोई ऐसा राजनीतिक चमत्कार नहीं दिखा पाए जिसकी वजह से ये कहा जाए कि राहुल गांधी 2024 में मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। 2014 के बाद जब सत्ता आती है भाजपा के हाथ में, 2014 का जो लोकसभा चुनाव है वो अमेठी से राहुल गांधी जीतते हैं, लेकिन 5 साल बाद ही 2019 में राहुल गांधी अमेठी हार जाते हैं। अमेठी की हार एक तरीके से बहुत शर्मनाक हार थी, क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार का एक क्षेत्र था और अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को वहाँ पे परास्त दे दी। राहुल गांधी सांसद बने वायनाड से। वायनाड के बारे में कहा जाता है कि वहाँ ईसाई और मुस्लिम बाहुल्य है, इसलिए राहुल गांधी की जो जीत थी उसके प्रति कोई किसी को अंदेशा नहीं था और वो वहाँ से जीते। जब सत्ता पक्ष में थे तब भी राहुल गांधी कोई अपना चमत्कार नहीं दिखा पाए, और जब वो विपक्ष में आते हैं तो विपक्ष की राजनीति में भी वो कोई ऐसा चमत्कार नहीं दिखा पाए कि उनसे ये उम्मीद की जा सके कि 2024 के चुनाव में गैर भाजपाई कोई वो नेतृत्व तो कर सकते हैं, गैर भाजपाई दलों का कोई मंच बना सकते हैं और जिसके ज़रिए भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सकती है। राहुल गांधी 2014 से लेके और 2022 तक जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव में और बाकी राज्यों के चुनाव में होता है वो देखने वाली है। कांग्रेस का लगातार जो जनाधार है वो गिरता जाता है। 2019 में और कांग्रेस नीचे चली जाती है। इस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से उससे उम्मीद की जा सके। 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा में वो
कश्मीर तक जाने का उनका प्लान है। कश्मीर में उनको झंडा फहराना है और एक तरीके से इस यात्रा का एक ये कहा गया कि इसके ज़रिए उन्होंने पूरे भारत के लोगों से संपर्क किया है। राहुल गांधी बार बार इस यात्रा को अराजनीतिक बताते हैं, यानी इसका कोई पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं है, लेकिन हर राजनीतिक दल का एक पॉलिटिकल उद्देश्य होता है और उसके पीछे जो भी वो काम करता है उसकी अपनी एक पॉलिटिकल उद्देश्य होते हैं। और सीधा सीधा ये देखा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी पूरे देश के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ने की बात कर रही है, समाज में विघटन की बात कर रही है। खास तौर पे जो उनका इशारा है वो हिंदू मुस्लिम की तरफ है और राहुल गांधी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। दिल्ली में अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने जितना देखा है लोगों को, वहाँ किसी तरीके का कोई भी मतभेद एक दूसरी धर्म और जातियों के बीच नहीं है। ये सब टीवी और इन सब का काम है। राहुल गांधी की बात अपनी जगह है। भारत में किसी भी तरीके का वैमनस्य नहीं है, लड़ाई झगड़े नहीं हैं, दंगे नहीं हैं। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी खुद पे लेती है और उसका कहना है कि उनका जो सुशासन है उसका ये नतीजा है कि आज देश में दंगे नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मीडिया पर भी आरोप लगाया कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान तैयार करती है। बहरहाल भारत जोड़ो की जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जहाँ तक बात है तो वो उतना प्रदर्शन नहीं कर पाई है और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ समय दिया जाना चाहिए था उतना समय नहीं मिल पाया है और ना ही वो विपक्षी लोगों को एक मंच पे जुटा पाए हैं। जिस समय भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी उस समय अगर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल चाहे अखिलेश यादव या मायावती या जयंत चौधरी उनके साथ होते तो एक अलग संदेश जाता, लेकिन इस यात्रा के जरिए ये संदेश जा रहा है कि भारत जोड़ो की बात करने वाले राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों को जोड़ नहीं पा रहे हैं और अलग अलग मंचों पे खड़े होकर अगर विपक्षी दल चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे उनको कोई गैर भाजपाई जो मंच है वो बनता दिख नहीं रहा है। और जब तक गैर भाजपाई मंच एकजुट नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हराना, सत्ता से हटाना नामुमकिन है और इसका कोई विकल्प क्या होगा ये राहुल गांधी के दिमाग में नहीं है, न राहुल गांधी ने इसका कोई खुलासा किया है। गैर भाजपाई लोग अपने आप इन चीज़ों को बढ़ा रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा से बहुत बदलाव देश में होगा और 2024 में वो सत्ता बदल सकते हैं, लेकिन खुद राहुल गांधी इसके लिए कितना तैयार हैं ये आपको समय बताएगा और राहुल गांधी की क्या रणनीति है ये भी अभी देखना बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा उनकी नज़र में गैर राजनीतिक है, लेकिन उनके जो लोग हैं उसका राजनीतिक संदेश दे रहे हैं और राजनीतिक संदेश साफ है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का तभी महत्व है जब 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस दूसरे दलों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक जनमत तैयार कर सके जिससे कि देश की सत्ता बदल सके। राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने और सत्ता को बदलने के लिए ही चुनाव मैदान में आते हैं और चुनाव मैदान में ही उनका असली टेस्ट होता है। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने लंबे समय तक देखा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, साथ ही साथ जो भी इस विषय में आपकी राय है ज़रूर रखिए। एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद।